सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि माइक्रो तो तुम लोग कर लिया पूरा और सब गजब लेवल का किया है, सब कुछ सीख गया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। मैं वो थेया वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करता अगर सब लोग रहते तो, क्योंकि वो थेया का जो क्वेश्चन था वो थेया भी नहीं सकी है। बाकी कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जैसे एक क्वेश्चन था वो अनीशा वाला स्पून वाला, वो अनीशा ही सिर्फ राइट किए, बाद में सब ने गलत किया है। और वो चाइनीज प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन था वो तो ऑलमोस्ट सबने गलत किया है, सिर्फ रोहित ने थोड़ा बहुत ठीक किया। तो मैं और थेया वाला क्वेश्चन सबने गलत किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थेया वाला क्वेश्चन समझाना। बहुत ही फाउंडेशनल भूल है वो क्वेश्चन, मतलब तुम लोग का आंसर में फाउंडेशनल तुम लोग गलत किया है। तो वो डिस्कस करना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है इंडिफरेंस कर्व चैप्टर समझने के लिए। क्वेश्चन बड़ा इजी था। और खैर माइक्रो का एज्यूम की सब कुछ सीख चुके हो, तो मैं मैक्रो में जाता हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब आज के क्लास में एक फाउंडेशनल आइडिया दूंगा तुम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हाउ इट वर्क्स। ओके, तो जो दो टर्म है जैसे कि एक माइक्रो जो तुम लोगों ने पढ़ लिया पूरा, एक मैक्रो, राइट। तो बेसिकली चीज़ क्या है कि माइक्रो का जो टूल्स है वो हम लोग यूज़ करते हैं मैक्रो में, ठीक है, टू फाइंड आउट और टू एनालाइज मैक्रो एक्टिविटीज ऑफ द नेशन, ठीक है। तो माइक्रो का सबसे फाउंडेशनल टूल कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है माइक्रो का, कौन सा चीज़ या कौन सा टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, या सबसे ज़्यादा उसका यूज़ हो सकता है, बताओ कोई एक जन। डिमांड सप्लाई। यस, वेरी गुड। सो डिमांड सप्लाई, तो डिमांड सप्लाई इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कोई भी थ्योरी को डिमांड सप्लाई से समझाया जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी थ्योरी हो उसको हम लोग घुमा फिरा के डिमांड सप्लाई से समझा सकते हैं। तो वही डिमांड सप्लाई का जो आइडिया है उसको मैक्रो लेवल पे हम लोग को लगाना है और सीखना है मैक्रो लेवल पे क्या होता है, कैसे एक कंट्री काम करता है, ठीक है। अभी तुम लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, कैच करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स। डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ईजी होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है अगर इंटरेस्ट के साथ सुनो तो, ठीक है। ये इसमें बोर्ड वर्क मैं बहुत ही कम करूँगा, ज़्यादा बोर्ड वर्क नहीं होने वाला है, ज़्यादातर मेरी मतलब मेरा शब्द होगा, ठीक है। तो वर्ड्स को अच्छे से कैच करके रखो, इसलिए वीडियो भी है एक्चुअली, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं थोड़ा बहुत लिखाऊंगा वो सब घर में पढ़ो, जो मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बहुत कुछ बोलूंगा मैं, बोर्ड वर्क बहुत ही कम होगा। बस you have to take down the notes, okay, जो मैं लिखूंगा now I will write haphazardly, now you have to take down the notes according to your ease। सब लोग नोट्स लो, ऐसा नहीं कि किसी ने नोट्स नहीं लिया और किसी दूसरे से मांगा, क्योंकि अगर वैसा करोगे ना तुम लोग तो तुम लोग का लॉस है। क्योंकि मैं जो लिखूंगा बोर्ड पे बहुत ही हैफाजर्ड लिखने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बहुत कम टाइम ऐसा आएगा जब मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से लिखूंगा एकदम, मैं बहुत ही हैफाजत लिखूंगा और उसको तुमको अपने अकॉर्डिंगली लिखना है ऐसा जाके। तो समझो रोहित ने नोट्स नहीं लिखा और निखिल ने लिखा है, तो बाद में रोहित ने अगर निखिल से नोट्स मांगा तो तुमको निखिल का नोट्स से कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि निखिल ने नोट्स तैयार किया अपने ईज के साथ, उसको जैसे पढ़ने में सुविधा हो, उसको याद आए क्या क्या पॉइंट्स उस तरह से। तो तुम सब लोग अपने अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, ठीक है, दूसरे के भरोसे मत रहो। तो क्या ये सब बता दूं मैं उसके बाद, हाँ। तो अभी मैक्रो में क्या है कि बेसिकली क्या है कि माइक्रो मैक्रो वर्ड, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़, लार्ज स्केल पे जो हम लोग देखते हैं, ओके, चैनल में, राइट। वो एक्चुअली है क्या, व्हाट इज जीडीपी, वी डोंट नो बट वी टॉक अबाउट जीडीपी, राइट। तो वो इसमें हम लोग सीखेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, जैसे पर्सनल इनकम मतलब मेरा इनकम या किसी और इंडिविजुअल का इनकम, दैट इज पर्सनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री का जो इनकम है। अब पूरे कंट्री का इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो किसी को पता है कि हमारे पूरे कंट्री का इनकम कितना है, किसी को आइडिया है हमारे कंट्री का इनकम कितना है? नहीं पता है, तो नहीं भैया। नहीं पता है। तो जिसको कंट्री का इनकम अगर नहीं पता है तो सबसे इजी होता है उसको जानना, गूगल पे सर्च करो जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गूगल पे अगर हम लोग सर्च करें जीडीपी ऑफ इंडिया तो उसमें एक रिस्पॉन्स आएगा,
So let me search GDP. कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। 2.72 lakh crores USD। So 2.72 lakh crores US डॉलर्स, ये हमारा। सुनाई नहीं दे रहा भैया? हेलो हेलो थोड़ा तेज बोलिए। हेलो हाँ ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। गुड गुड। तो इंडिया का जीडीपी हम लोगों ने गूगल पे देखा, अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा इट इज 2.72 लाख करोड़ यूएसडी, यानी कि डॉलर्स में। ये हमारा कंट्री का जीडीपी है। अभी कंट्री का जीडीपी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कंट्री का नेशनल इनकम है, बट इट इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट नेशनल इनकम। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं करेक्ट नेशनल इनकम पे लाने के लिए। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे करेक्शन करना चाहिए, ठीक है। और जीडीपी के बारे में भी जानेंगे। अच्छा, अभी एक इस बात पे ध्यान दीजिए 2018 का है, यानी कि 2 साल पुराना डेटा है। 2020 में चेंज हुआ होगा, ठीक है। उसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी एक कुछ होता है। अच्छा, एक और चीज, 2.72 लाख मतलब कितना कितना जीरो हो सकता है इसमें 2.72 लाख करोड़ में? तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 नहीं, तुझे तो बेहतर होगा। So it will be 2.270. So it is around 2.7 trillion dollar economy. Okay. So हमारे economy कितना है? 2.7 trillion dollars. अभी तुम लोगों ने अगर पास्ट का कुछ न्यूज वगैरह फॉलो किया होगा तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्लेम आया था कि हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसने सुना था ये बात कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी? न्यूज में आया था ये बात, सुना ही होगा तुम लोगों ने न्यूज में या सोशल मीडिया पे। अभी ये जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का बात हो रहा है, इसका मतलब है कि नेशनल इनकम को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना है। अब उसके बाद मैक्रो में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो हम लोग नेशनल इनकम देखते हैं ये कितना सही है एक्चुअली, हाउ करेक्ट द मेजर ऑफ नेशनल इनकम इज, ठीक है। जैसे समझ लो कि हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो है 130 करोड़, ठीक है, इट्स अराउंड 130 करोड़। तो अगर तुम इस पूरे नेशनल इनकम को 130 करोड़ से डिवाइड करोगे, ओके, सो इट इज 130 करोड़ से अगर डिवाइड करेंगे तो जितना वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा हमारा पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक इंसान का इनकम उतना होना चाहिए, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय 130 करोड़। तो पर हेड इनकम आ जाएगा हमारा। तो लेट मी मेक इट सिंपल। सपोज इस यहाँ पे हम इस क्लास में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं हम लोग। अभी मेरा एक सवाल है। क्या है, बोलो। ये इंडिया का जो जीडीपी 2018 क्यों दिखा रहा है यार, 19 का क्यों नहीं? डेटा नहीं आया होगा, अभी डेटा कैलकुलेट नहीं हुआ होगा इसीलिए, ठीक है। अच्छा, तो सपोज हम लोग 6 लोग हैं और हम 6 लोग का इनकम मिला के, सपोज मिला के है 6000 रुपीज, तो पर हेड इनकम कितना हो रहा है? 1000 रुपीज, राइट। अच्छा, तो इससे हम लोग को आइडिया क्या मिलता है कि ये एक इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में 6 लोग रहते हैं और टोटल इनकम इस इकोनॉमी का, यानी कि इस इकोनॉमी का नेशनल इनकम है NI 6000 और पॉपुलेशन कितना है 6, तो पर हेड इनकम कितना हुआ 1000। तो इस ये पर हेड इनकम जो है इसे हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ये सब चीज लिख के रखो, इसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम PCI, यानी कि पर हेड कितना इनकम है ना। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ेंगे कि जो पर कैपिटा इनकम है ये एक्चुअली सही मेजर दे रहा है कि नहीं। जैसे कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि हम 6 का एग्रीगेट इनकम है 6000, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी, विनीत म्यूट करो, सॉरी, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि सबका इनकम एक्चुअली 1000 हो सकता है कि सपोज गुरप्रीत का इनकम है से 4000 अकेले का, ओके, और हम लोग पांचों का मिला के है से 2000, उसमें विनीत का होगा कुछ, मेरा कुछ होगा, निशा से, इस तरह से है, ठीक है। तो अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम से देखें तो ऐसा क्या लग रहा है कि अच्छा सबका 1000 रुपये इनकम है, मतलब ऑल आर क्वाइट वेल ऑफ, लेकिन एक्चुअली में जो सिनेरियो है इकोनॉमी का वो कुछ और ही है, वो दूसरा है। 4000 और 2000 का, एक जन के पास ज्यादा पैसा है, बाकी लोगों के पास कम पैसा है, ठीक है। तो अच्छा, अभी अगर हम गूगल पे सर्च करें कि पर कैपिटा इनकम कितना है इंडिया का, तो जरा सर्च करना निखिल, इंडिया का पर कैपिटा इनकम। In 2018, the per capita gross national income for India was $7,680, according to World Development Okay. Indicators. $7,680,
ये पर कैपिटा इनकम बता रहा है इंडिया का 2018। तो अच्छा ये अगर है भी मान लो इतना, तो इसको अगर हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इट्स अराउंड 75,000 रुपीज, है ना। इट्स अराउंड 75,000 रुपीज अगर हम लोग इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 80 से मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या अच्छा रियल में बताओ कि इंडिया में जितने लोग हैं वो क्या एक्चुअली में 75,000 रुपए कमा रहे हैं? नहीं। 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 तो ये जो गलत रिजल्ट आ रहा है पर कैपिटा इनकम से ना, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि हम लोग को धूर बना रहा है ये। तो ये फॉल्ट को कैसे करेक्ट किया जाए? कोई भी इकोनॉमिक में कोई भी गवर्नमेंट, हाँ एक और चीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का एक रोल है, ठीक है। अभी सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन होने वाला है तुम लोग को गवर्नमेंट का, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट गवर्नमेंट इज, ओके। तो 75,000 रुपीज एक्चुअली इनकम नहीं है, तो हाउ गवर्नमेंट विल टैकल दिस प्रॉब्लम? पर कैपिटा इनकम से 75,000 आ रहा है लेकिन एक्चुअली में कंट्री को और भी चाहिए, लोगों को इनकम चाहिए। तो दिस इज व्हाट यू विल लर्न इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। अच्छा इंडिया में क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग देखें कि कोई एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसके पास बहुत पैसा है, फॉर एग्जांपल अंबानी, अदानी एंड ऑल द अदर इंडस्ट्रियलिस्ट, दे अर्न इन क्रोर्स और बिलियंस, ओके। वेयरएज इंडिया का जो गरीब तबका है उनमें बहुत लोग हैं जिनका इनकम नहीं हो सकता है। अच्छा कल का वो किसने किसने सुना, कल का वो शाम का 4 बजे का, कल या परसों किस दिन आए थे मोदी जी? मैंने हाँ तो सुना तुमने, तो उसमें क्या मैंने बताया, कितने कितने लोगों को खाना मिल रहा है? 80 करोड़। 80 करोड़, वेरी गुड। सो 80 करोड़ पीपल को मोदी जी बोल रहे हैं कि हम लोग वो फूड वगैरह सिक्योरिटी देंगे, और इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़। अब ये भी बोला जा रहा है कि हम लोग गरीबों को दे रहे हैं, यानी कि जिनका इनकम एक सर्टेन लेवल के नीचे है, जिसको हम लोग बीपीएल लेवल कहते हैं, उसके नीचे उनको हम लोग ये पैसा दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में अराउंड 80 करोड़ पीपल ऐसे हैं जिनका इनकम 5,000 रुपए से कम है कि नहीं? ये बात गवर्नमेंट ने मतलब क्लैरिफाई कर दिया 80 करोड़ लोगों को खाना देके कि 5,000 से नीचे का इनकम है। तो हमारा पर कैपिटा इनकम दिखा रहा है कि सबका इनकम 75,000, बट more than 50% of the population is earning below 5,000 rupees. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि there is a fault of around 70,000 while calculating per capita income. तो ये जो डिफरेंस है, the rich are getting richer and the poor are getting poorer, इस जो ये जो डिफरेंस है इसे हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं इसे? इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन इनकम, ओके। सो ये सारा चीज जो है ये सब तुम लोग जनरली 11 में पढ़ा होगा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में या वो इंडियन इकोनॉमिक्स में। तो एक्चुअली क्या है, ये सारा चीज एनालिसिस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ओके। तो मैक्रो का एनालिसिस है ये सब। अच्छा अभी ये बात समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? हाँ भैया। ओके नाउ अच्छा अभी क्या है कि हम लोग माइक्रो जो है ना वो सेल की तरह है। अब माइक्रो के सेल को जोड़ जोड़ के हम लोग मैक्रो बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग का एक पर्सनल इनकम है और कंट्री का नेशनल इनकम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर पर्सनल इनकम को ऐड कर दो तो नेशनल इनकम बन जाएगा। वेरी इजी, इट लुक्स वेरी इजी, है ना, कि सबका इनकम पूछो, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लो। बट इज इट दैट इजी? इज इट दैट इजी कि आपसे कोई आपका इनकम पूछने आए और इन अ कंट्री ऑफ 130 करोड़ पीपल सबसे ज्यादा के पूछना इम्पॉसिबल होगा कि आपका इनकम कितना है, आपका इनकम कितना है? इज नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। और अगर समझो पॉसिबल होता भी तो समझो कल को दिन तुम्हारे घर में कोई इंसान आके पूछ रहा है कि आपका इनकम कितना है, तो तुमको डाउट नहीं होगा क्या कि तुम डायरेक्ट बता दोगे कि मेरा इनकम इतना है? डाउट हो ही सकता है, डाउट होगा, है ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, नेशनल इनकम ऐसे कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो मैं नेशनल इनकम वगैरह पे नहीं जाऊंगा आज, तुम लोग के बुक में जो दिया हुआ है ना, जीडीपी एंड ऑल, एग्रीगेट इनकम एंड ऑल, आई नॉट गो इनटू दोस स्टफ्स। आज मैं थोड़ा सा रोल्स बताऊंगा कि किसका क्या रोल है, ओके। सो लेट मी स्टार्ट विथ अराउंड 1700s, ठीक है। 1700s से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक है एडम स्मिथ, नाम सुना एडम स्मिथ का? एडम स्मिथ का नाम सुना तुम लोगों ने? हाँ हाँ। तो एडम स्मिथ का एक बुक था वेल्थ ऑफ नेशंस। अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइटल का मतलब क्या है, वेल्थ ऑफ नेशंस, कि कंट्री का वेल्थ कितना है, राइट। तो एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट पर्सन
जिसने स्टडी किया था कि पूरे कंट्री का हम नेशनल इनकम कैसे निकालें, राइट, पूरे कंट्री का, वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ मतलब धन, है ना। अभी ये उस समय आइडिया नहीं था नेशनल इनकम बोल के, इनकम कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था, उस समय वेल्थ कॉन्सेप्ट था। इनकम बाद में आया, इनकम का कॉन्सेप्ट बहुत दिन बाद आया, पहले कॉन्सेप्ट था वेल्थ का। ओके, तो इसलिए उसने नाम दिया वेल्थ ऑफ नेशन। अभी इसमें क्या था ना, एडम स्मिथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था फ्री हैंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री हैंड, या जिसको हम लोग कहते हैं इनविजिबल हैंड, वेरी सॉरी, इनविजिबल हैंड। एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट था इनविजिबल हैंड का। Now what Adam Smith told us कि जो नेशनल इनकम है होगा, जो कंट्री का इनकम होगा, या कंट्री का जो भी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी क्रूशियल, कंट्री का जो भी मतलब इकोनॉमी होगा, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ओके, सो क्या उन्होंने कहा कि नो गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट रोल नहीं होना चाहिए कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ओके, सेकंड थिंग व्हिच ही सेड इज दैट, किसका ऑन है वापस से, विनीत म्यूट करो। Second thing which he said is supply will create its own demand. Supply will create its own demand. Now this is very important, this point. Supply will create its own demand. Try to understand this. मैं इसको डिस्कस करूंगा अगले क्लास में फिर से, क्योंकि सबको समझना ये जरूरी है, लेकिन समझो इस बात को। नाउ हम लोगों ने सप्लाई डिमांड पढ़ा है ना, ये कौन सा कर्व है, एक मिनट जिससे पूछूंगा वही बताएगा। रोहित, कौन सा कर्व है ये? डिमांड। ओके, ये सप्लाई। वेरी गुड, तो दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। अच्छा, अब तुम रुक जाओ। अच्छा गुरप्रीत, ये बताओ यहाँ का वैल्यू क्या होगा और यहाँ का वैल्यू क्या होगा? हेलो, मैसेज कर दिया। मैसेज किया है भैया। जीरो नहीं, जीरो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसका वैल्यू क्या होगा। ये जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे और इससे क्या कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे? जहाँ पे सप्लाई डिमांड इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकल एक्सिस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं? ट्राई करो। अच्छा कोई बात नहीं, अनीशा तुम बताओ। हेलो, हाँ भैया, बताओ, तुम बताओ। मैं इक्विलिब्रियम। हाँ, तो इक्विलिब्रियम ये होगा प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्वांटिटी, राइट। तो ये हम लोग का माइक्रो लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा है डिमांड सप्लाई कि किसी भी एक इंडिविजुअल का। तो माइक्रो लेवल पे क्या हो सकता है, आइदर इंडिविजुअल या कोई एक फर्म या कोई एक इंडस्ट्री, जो भी हो, बट एक लोगों का, सिंगल का, दैट इज माइक्रो। लेकिन मैक्रो में क्या है, ऐसा सबका अगर मैं ऐड कर दूं तो हो जाएगा मैक्रो लेवल का डिमांड या मैक्रो लेवल का सप्लाई। ओके, तो मैक्रो का डिमांड और मैक्रो का सप्लाई भी ऐसा ही होगा एक्चुअली, डिमांड का सप्लाई का, ओके, मैक्रो लेवल का। और ये जो प्राइस होगा, ओके, यहाँ जो प्राइस होगा ये होगा मार्केट प्राइस और ये होगा मार्केट क्वांटिटी, ओके। लेकिन ये किसी एक गुड का हो सकता है, किसी एक गुड का, समझो दिस इज फॉर एप्पल्स, एप्पल का मार्केट सप्लाई या मार्केट डिमांड। उसी तरह से अगर मैं ऑरेंज का करूं, बनानास का करूं, तो सबको अगर मैं एग्रीगेट करूंगा तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आएगा और हमें एक एग्रीगेट प्राइस लेवल मिलेगा, ठीक है। अभी एडम स्मिथ ने क्या कहा कि सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी क्रूशियल। उसने क्या कहा कि जैसे अक्सर होता है ना कि मार्केट में सप्लाई है पर डिमांड नहीं है और डिमांड है पर सप्लाई नहीं है,
ठीक है, कोई एक ज्यादा या कोई एक कम होता है, तभी हम लोग को इक्विलिब्रियम पे पहुंचने में टाइम लगता है। जैसे कि एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल था। उसने कहा कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ओके, ये देखो थोड़ा अटपटा लग सकता है तुम लोग को, बट एडम स्मिथ सेड दिस दैट देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। दोज हु वांट टू वर्क विल गेट द जॉब। जिसको काम करने का मन है, those who are willing to do work at the existing price level, मतलब existing wage rate पे जो लोग काम करने को तैयार है, ठीक है, उन लोग को जॉब मिलेगा। लेकिन अभी का सिचुएशन अगर हम लोग देखें कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को बहुत लोग तैयार है, लेकिन उतना जॉब अवेलेबल नहीं है, राइट। लेकिन एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे जो लोग काम करना चाह रहे हैं सबको जॉब मिल सकता है, ठीक है, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैक्रो में हम लोग को ये चीज हमेशा साथ साथ लेके चलना है, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, ये पैरेलली चलना चाहिए हमारे दिमाग में, ठीक है। तो उसको अपने दिमाग को उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। टफ हो सकता है थोड़ा शुरू में, बट प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाएगा। तो ना ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो एक तरफ एडम स्मिथ कह रहे हैं कि सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ? जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट में आइदर सप्लाई ज्यादा होता है किसी चीज का या डिमांड ज्यादा होता है, तो उसी अकॉर्डिंगली प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। जैसे हम लोग ने फेस मास्क का एग्जांपल में पढ़ा था, क्या हुआ? डिमांड था, सप्लाई कम था, राइट। फिर क्या हुआ? सप्लाई बढ़ा, डिमांड के साथ इक्वल हुआ, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया था। तो एडम स्मिथ का आइडिया क्या था वो अभी समझने की कोशिश करो। Now suppose जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एडम स्मिथ का, वो एक्चुअली आया था माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि 1700 तक, यानी कि 1929 के पहले तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एज अ कोई डिसिप्लिन नहीं था, माइक्रो का ही कॉन्सेप्ट से मैक्रो होता था। तो एडम स्मिथ का जो कॉन्सेप्ट था वो था माइक्रो फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो फाउंडेशन ऑफ मैक्रो। वो माइक्रो से फाउंडेशन लेते थे, ठीक है। अच्छा, अभी माइक्रो फाउंडेशन में मैं अगर जाऊं तो हम लोग कोई भी इंडिविजुअल अगर कुछ भी चीज कंज्यूम करता है, राइट, अभी हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सप्लाई और डिमांड की बात कर रहे हैं, तो कोई भी इंसान डिमांड किसी चीज का क्यों करता है? कोई इंसान किसी चीज का डिमांड क्यों करता है? तो उस चीज को कंज्यूम करने के लिए, राइट। और कंज्यूम करके उसे क्या क्या मिलता है? जब कोई इंसान किसी चीज को कंज्यूम करता है उसे क्या मिलता है? Satisfaction. सेटिस्फैक्शन। तो दैट इज यूटिलिटी, ओके। तो इस चीज पे एडम स्मिथ ने बहुत फोकस किया कि कोई भी इंडिविजुअल को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी किसी भी चीज से मिल सकता है। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग नॉर्मली बात भी करते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए लाइफ में? जैसे कि किसी को पैसा चाहिए, क्यों? उससे गाड़ी खरीदेगा। गाड़ी क्यों चाहिए? उससे उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हम लोग को कुछ होटल में जाना है, क्यों? खाना खाएंगे, क्यों? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अगर तुम देखो कोई भी कंजम्पशन का जो लास्ट रिजल्ट है दैट इज सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। तो जिस चीज को एडम स्मिथ ने बहुत पहले समझ लिया था, तो एडम स्मिथ फोकस्ड ऑन यूटिलिटी कि मार्केट में कोई भी सप्लाई डिमांड कुछ भी हो, द अल्टीमेट रिजल्ट इज गोइंग टू बी यूटिलिटी। मार्केट में सप्लाई क्यों होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि डिमांड होना चाहिए, लोगों का डिमांड रहेगा तभी सप्लाई होगा, तभी प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस, ओके। अब मार्केट में डिमांड क्यों होगा? क्योंकि लोगों को यूटिलिटी चाहिए, कंज्यूम करना, तो कंजम्पशन से यूटिलिटी मिलेगी। सो द फाइनल रिजल्ट इज यूटिलिटी। सो एडम स्मिथ फोकस्ड ऑन यूटिलिटी। तो एडम स्मिथ ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी को चाहिए वो है यूटिलिटी। अभी एक इकोनॉमी में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। किसी को काम करना अच्छा लगता है, किसी को काम करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सो अनदर क्लासिफिकेशन व्हिच एडम स्मिथ मेड वाज बिटवीन लेबर एंड लेजर। किसी को लेबर पसंद है, किसी को लेजर पसंद है, ठीक है। कोई इंसान है जिसको आराम करके यूटिलिटी मिलता है ना, उसको काम करने का मन नहीं करता है, तो वो आराम करेगा, he will not get the job. But someone who gets utility from money, तो उसको मनी से अगर यूटिलिटी मिलता है तो वो काम करेगा, क्योंकि काम करने से ही मनी मिलेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो चॉइस है किसी एक इंसान का वो है लेबर और लेजर के बीच। नो, आई डोंट लाइक टू वर्क, सपोज आई वांट टू चिल आउट एट अ बीच, तो मेरे को उससे यूटिलिटी मिलता है, मैं वही करूंगा, मैं चिल करूंगा। और किसी को पैसे से यूटिलिटी मिलता है तो वो काम करेगा ना। एक क्वेश्चन आ सकता है कि पैसा तो सबको चाहिए, वेरी गुड क्वेश्चन, कि पैसा सबको चाहिए, टू सम एक्सटेंट पैसा सबको चाहिए, बट वो इंसान, हर इंसान
का कुछ चॉइस ऑफ प्रेफरेंस होता है जो हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा है ना। कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता है कि दो गुड्स होते हैं, यहाँ एक गुड एक्स और एक गुड वाई, उसके बीच का एक इंडिफरेंस कर्व रहता है, राइट। अब इंडिफरेंस कर्व मतलब क्या, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स उसे मिल सकता है, x1 y1 x2 y2, अलग अलग कॉम्बिनेशन का। तो इंडिविजुअल क्या करता है, किसी एक गुड से दूसरे गुड की तरफ शिफ्ट करता है, राइट। समझो उसने बोला कि मुझे एक्स्ट्रा एक्स चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ वाई कमाना पड़ेगा। या किसी को कुछ एक्स्ट्रा एक्स चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा वाई चाहिए, तो उसे कुछ एक्स कमाना पड़ेगा। तो वो ट्रेड ऑफ करता है चीजों के बीच में, बट he wants to get the same level of satisfaction, क्योंकि अगर वो सेम इंडिफरेंस कर्व में रहेगा तो उसका लेवल ऑफ यूटिलिटी सेम रहेगा। तो इंसान का ये नेचर होता है, हम लोग ट्रेड ऑफ करते हैं आपस में, कुछ कमा के कुछ बढ़ा के सेटिस्फेक्शन को बरकरार रख के, ये इंडिविजुअल का नेचर होता है ना। तो उसी तरह से जो इंडिविजुअल है उसका जो चॉइस यहाँ पे है, यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करो, अगर मैं लेबर लेजर का एनालिसिस करूँ और इंडिफरेंस कर्व बनाऊं, तो बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिखूंगा मैं। लेबर लेजर। ओके, वेरी गुड। सो लेबर और लेजर, तो एक कोई इंडिविजुअल है जो लेबर और लेजर का एक कॉम्बिनेशन करना चाहता है जिससे उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिले। जैसे तुम लोग बचपन से तुम लोग रूटीन बनाते हो, पापा मम्मी रूटीन बना देते हैं कि इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा खेलना है, इतना घंटा हगना है, इतना घंटा ये सब करना है, जो भी हो। तो ये सारा चीज जो है इसको तुम मैनेज करते हो टू गेट द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एवरीवन हैज 24 आवर्स। अब हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। समझो मैंने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, मैं 12 घंटा काम करूंगा, 12 घंटा आराम करूंगा, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने कॉम्बिनेशन चूज किया, ये क्या सोच के चूज किया कि हाँ मेरे को इससे इतना यूटिलिटी मिलना चाहिए। अब समझो हो सकता है कि मेरे को एक बहुत अच्छा ऑफर आया जॉब का, या समझो कोई क्लास का जिसे मुझे अच्छा पे स्केल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लेबर आवर्स को बढ़ा सकता हूँ, राइट। मैं अपने लेबर आवर्स को बढ़ा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं अगर अपना लेबर आवर्स को बढ़ा दूं तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले पाऊंगा जिससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा आएगा, जिससे मुझे यूटिलिटी मिलेगा। लेकिन मेरे इस जगह कोई और दूसरा इंसान है, उसको ना चिल लाइफ पसंद है, तो वो उसके पास अगर कोई एक्स्ट्रा ऑफर आता भी है तो वो उसको प्रेफर नहीं करता, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं 2 घंटा और आराम कर लूंगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उसका जो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस है वो है लेजर की तरफ, मेरा जो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस है वो है लेबर की तरफ। सो इट इज एक्चुअली द यूटिलिटी विच इज प्लेइंग एवरीवेयर, है ना। यूटिलिटी आपको किस चीज से मिल रहा है, आप उसको प्रेफर करोगे, उसके तरफ आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। तो जो इंसान को लेजर पसंद है वो ऐसा नहीं है कि 24 घंटा आराम कर रहा है, हो सकता है 24 घंटा आराम कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, हो सकता है 24 घंटा आराम कर रहा है, लेकिन वो अगर उसको चांस मिलता है तो वो ज्यादा आराम प्रेफर करता है देन काम। और वहीं जो लेबर पसंदीदा लोग हैं वो लोग ज्यादा लेबर पसंद करते हैं देन लेजर। तो लेबर लेजर का चॉइस ऑफ प्रेफरेंस होता है, जो एडम स्मिथ का फाउंडेशन बना था ये समझाने के लिए कि सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ। बाकी लोगों को? हाँ भैया। रोहित, गुरप्रीत, विनीत? ओके, वेरी गुड। तो ये लेबर लेजर का एक चॉइस है। अब इसके बाद सप्लाई डिमांड एक साथ कैसे आएगा, ये देखो। ओके, ओके। तो अभी क्या है कि कुछ लोग हैं इकोनॉमी में, कुछ लोग हैं जो लेबर प्रेफर करते हैं, कुछ लोग हैं जो लेजर प्रेफर करते हैं। जो लेबर प्रेफर करते हैं वही जाएंगे काम के खोज में, राइट, वही जाएंगे काम के खोज में। और जब वो काम के खोज में गए तो उनको काम मिलेगा, राइट, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन करना है, तो वो एम्प्लॉयमेंट मतलब हायर करेंगे लोगों को। तो यहाँ पे देखो साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी तुम लोग सीख रहे हो, तो हायरिंग हुआ लोगों का। अब ध्यान से देखो, सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग अ टेबल, ओके, से एक टेबल प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कुछ लोग आए काम करने से, 4 लोग आए, 4 लेबर्स, ओके। अब समझो चारों लेबर का जो वेज रेट है वो है 100 रुपीज करके, यानी टोटल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज पे कितना खर्च किया, 400 रुपए, राइट, 400 रुपए खर्च किया। अभी ये टेबल को किसने बनाया, आंसर दो, टेबल का मैन्युफैक्चर किसने किया? भैया क्या बोले, हमको सुन। मैन्युफैक्चरर। अच्छा एक मिनट रुको, मैं नया वीडियो भेजता हूँ, खत्म होने वाला है, ठीक है।